अब हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी, क्योंकि आप लोग के बोर्ड के एग्जाम भी पास आने जा रहे हैं और आईआईटी के एग्जाम भी अब एकदम सिर पे आ चुके हैं। मुश्किल से 2 महीने का टाइम बाकी है। तो हम लोग एकदम बहुत क्विक रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं। अम, पहला चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, हम ये चैप्टर का नाम ही शायद यही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है। स्टैटिक मीन्स कि जहाँ पे चीजें जहाँ पे चार्ज मूव नहीं कर रहा है, जैसे ही चार्ज मूव करेगा वैसे ही करंट डिक्लेयर हो जाएगा। चार्जेस के बारे में हम लोग को तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है ही है। दो तरह के होते हैं, प्लस और माइनस। प्लस डज नॉट मीन दैट इट इज हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा, इन द सेम वे माइनस डज नॉट मीन दैट इट इज लैकिंग समथिंग। बस दो नाम देने थे, इसलिए कुछ नाम दे दिए गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया है ही है। सारी चीजें आप लोग को सब कुछ किया हुआ है। इलेक्ट्रिक यहाँ से सारी चीजें बाहर की तरफ निकल रही हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, जो भी टेस्ट चार्ज होता है वो हम लोगों का हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो जो भी फील्ड लाइंस है वो हम लोगों को इस साइड में हम लोग को जाती हुई हम लोग को दिखाई पड़ेगी। ठीक, ये हम लोग की फील्ड लाइन हम लोग की हो जाएगी। अच्छा, और कोई खास बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, ये एक एक्सपेरिमेंट आप लोग की बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एक इंस्ट्रूमेंट है, ग्लास विंडो है, और ये मेटल नॉब लगी हुई है, ये मेटल रॉड है। ये रबर से इसको टाइट कर दिया गया है ताकि कोई और इन्फ्लुएंस ना हो। और अंदर गोल्ड लीव्स है। तो अगर जैसे ही हम लोग कोई चार्ज ला करके इसको टच कराते हैं, तो वो चार्ज मेटल लीफ के होने की वजह से जो कि मेटल रॉड है वो नीचे तक पहुंच जाता है। गोल्ड इज ऑल्सो मेटल, इतना तो हमने केमिस्ट्री में करा ही होगा। तो वो जो चार्ज है वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उससे जो गोल्ड लीव्स है वो दूर हो जाती है। तो इसका मतलब कि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दूसरी से दूर जाने का। इसका मतलब ये है कि अगर सेम चार्ज अगर है दोनों चीजों पे तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा, और अगर अपोजिट है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। अब पहली बार आप लोग दो तरह के फोर्सेस से मिल रहे हैं। 11th में आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स किया था जो कि यूनिडायमेंशनल था। इसके अलावा जो जो तीन तरह के फोर्सेस होते हैं, जब हम लोग न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर तो तीन तरह के जो फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी इनफैक्ट ये कलर फोर्सेस बोलते हैं, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बन के उसके भी पार्ट होते हैं, उसको क्वार्क बोलते हैं। अब नई वाली एनसीईआरटी में उसको शायद खत्म कर दिया, पुरानी वाली में था। ये एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों के सामने हो गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप्स, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और सिमेट्रिक ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। भाई, गोल्ड लीफ है, इतना बड़ा सा करना है तो अगर आप बहुत अमीर आदमी है तो उस तरह का कर लीजिए, और अगर नहीं पैसे कम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कोई भी मेटल ले लीजिए, गोल्ड लेना जरूरी नहीं है। श्योर सोच रहे हैं कि हम तो गोल्ड ही लेंगे, वो ले सकते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स जिससे चीज पास हो जाए, वो कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। इंसुलेटर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो पाए, मतलब चार्जेस पास ना हो पाए। तो आप लोग का मान लो जैसे कि लकड़ी है, जैसे पेपर है, ये सब इंसुलेटर है। और जिससे चार्ज पास हो जाए वो सबसे अच्छा कौन सा है? सिल्वर है। तो हम लोग सिल्वर क्यों नहीं यूज करते हैं? तो कभी शौर ने बताया था कि उसको लोग चोरी करके चले जाएंगे, शायद शौर शायद ठीक कह रहे थे कि चोरी करके उसकी, अगर पूरी इलेक्ट्रिक सारी लाइनें अगर सिल्वर की बनी होंगी तो लोग चोरी करना शुरू कर देंगे। इसके लिए हम लोग एक कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम लोग कॉपर से हम लोग पूरा काम करते हैं। क्या कह रहे हो? सिल्वर, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहता है। ये एक और एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये दोनों मेटल के स्फीयर्स हैं। आप ये दोनों आपस में डस्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी हम लोग चार्ज लेके आए, जैसे यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लाए, तो सारा नेगेटिव चार्ज हम लोग का इधर हम लोग का इकट्ठा हो जाएगा। और ये दोनों जब आपस में जो टच कर रहे हैं तो ये वन बॉडी की तरीके से बिहेव करेगा। ठीक,
और वन बॉडी के तरीके से बिहेव करेगा। तो अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो पॉजिटिव चार्ज सारे जो है वो उधर आके, पॉजिटिव चार्ज वहां आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होकर यहाँ आ गए। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, ये तो आप लोग को मालूम है ना, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। और क्योंकि आप अगर आप अदरवाइज तो आप न्यूक्लियस से आप कहाँ कहाँ निकाल पाएंगे आप। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा आ गया तो वो निगेटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो गया तो वो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अर्थ जो है ये एक अबेंडेंस सोर्स है, इलेक्ट्रॉन लेने का भी इलेक्ट्रॉन देने का भी। तो यहाँ पे जब ये हो गया तो उसके बाद हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, दोनों को अलग अलग कर लिया तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर चला गया, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और सारा निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने, ठीक, तो इस तरीके से ये हम लोगों का एक्सपेरिमेंट हो गया। तो सी ऐसे क्या दिया, उसके बाद इसको उन्होंने हटा लिया, ये हो गया, और ये जो चार्ज यहाँ पे जो जमा था वो चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, जब थोड़ा सा और दूर कर दिया, जब ये पास पास है तो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर पा रहा आपकी बात, क्योंकि कोई बीच में कोई चीज नहीं है, कोई कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। सेम चीज अब की हमने अभी आपको से कहा था कि अर्थ जो है वो अबेंडेंस सोर्स है। तो फिर वही वाला स्पीयर जो अभी तक था, आपकी बार निगेटिव चार्ज लेकर के, अच्छा एक बार भी यहाँ पे निगेटिव चार्ज लेके आए, तो पॉजिटिव चार्ज इधर जमा हो गया, निगेटिव चार्ज इधर जमा हो गया, अपोजिट चार्जेस। ठीक, उसके बाद ए बी सी, सी में उसके बाद जो मेटल स्फीयर है उसको हम लोगों ने ग्राउंडेड कर लिया। ठीक, ग्राउंडेड करने का मतलब कि जितना भी अब भी है यहाँ पर, जो भी चार्ज है चीजें हैं, वो अब अर्थ से अब ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया हुआ था, इस वाले जो यहाँ पे जो चार्जेस जो है, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो यहाँ पे स्टेब्लिश हो गया है, यहाँ पे इसकी वजह से उधर अट्रैक्ट है, और इलेक्ट्रॉन सब इधर चले गए थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए थे, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड कर दिया, तो वो सब चले गए जमीन पर। अगर ये पॉजिटिव होता, जो हम लोग ये जो चार्ज लेके आए हैं ये अगर पॉजिटिव होता, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, और ग्राउंड से उतने इलेक्ट्रॉन आ जाते। ठीक, यहाँ पे क्योंकि निगेटिव है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जितने भी निगेटिव चार्जेस थे, ये वाले चार्जेस थे, वो सब चले गए जमीन के, सब जमीन के में चले गए, अर्थ पे चले गए, और अब ये जो मेटल स्फीयर है ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज रह गया। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्ज इज कंजर्व और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्जेस आपस में ऐड हो जाते हैं एल्जेब्रिकली। जैसे कौन बताएगा, अस्तित्व से पूछ लेते हैं। जैसे +5 कूलाम है, और +8 कूलाम है, और -8 कूलाम है, तो कुल कितना चार्ज हुआ? 5 कूलाम। +5 +8 -8। ठीक, +8 -8 खत्म हो गया। श्योर, -3 -4 और +10। ठीक, तो चार्जेस आराम से ऐड हो जाते हैं। चार्जेस इज कंजर्व्ड, चार्ज उतना ही है, ठीक, ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे, खत्म तो हो नहीं जाएंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मतलब कि एक सर्टेन नंबर में ही जाएंगे। ठीक, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 8.5 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे आप। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से जो चार्जेस भी जो आप होंगे, जैसे वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। नहीं, हमको 5 इंटू 10⁻⁻19 का चार्ज नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। या तो 3 मिलेगा या तो 4 मिलेगा, या तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 मिलेगा, और या हम लोगों को कितना मिलेगा, 16 5 जा कुछ। ये आप आईआईटी दे रहे हैं। हम्म, हाँ।
तो 16 हो जाए कितना हो जाएगा? 6.4। ठीक। तो या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा। ना 5 मिलेगा ना 6 मिलेगा। 5 × 10⁻⁹ चार्ज भी नहीं मिलेगा। 6 × 10⁻⁻⁹ चार्ज भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक। अगर 5 और 6 आपने देखा, आपको लगा कि तो इंटीरियर नंबर है, तो ये नहीं संभव है। इंटीरियर नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है हमको। ठीक। तो ये किसी इंटीजर से हम लोग से कोई मतलब नहीं है जो चार्जेस में आ रहा है। लेकिन जब चीज बड़ी होने लगती है, तो अभी हम लोग चूंकि -19 में बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का ऐसा आ रहा है। बड़ी होने लगेगी तो वो सारी चीजें आप एडजस्ट हो जाएंगी। अभी कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे हम, तो चलिए आइए। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इन अ कप ऑफ वाटर, जबकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक नॉर्मल कप में कोई भी, ये कॉफी कप है, ठीक है, अच्छा इन्होंने बना भी दिया है। हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने बजाय कॉफी को उसको इंडियनाइजेशन के लिए बोलने के समय इसमें चाय भर दिया। अब चाय और कॉफी पे यहाँ पे बहस हो रही है। ठीक। कि 250 ml में क्या है? हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर होंगे, न्यूट्रल है। ठीक। और 250 ml में कितना पानी आएगा? 250 ml में कितना पानी? 250 ml वाटर का वेट कितना हो? 1 ml का वेट वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? श्योर? आपके साथ क्या बोल रहा हूँ? क्या 1 क्या? 1 kg पर मीटर क्यूब? एक एक और सवाल आया, एक और जवाब आ गया। 1000 kg पर मीटर क्यूब। हाँ, और कोई जवाब? श्योर? आप भी बोल दीजिए। नहीं, हम आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट द डेप्थ, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? हाँ बोले। हाँ, यही होती है 10⁻³ पर मीटर क्यूब। इसको अगर आप सेंटीमीटर में अगर आप चेंज करेंगे, तो ग्राम में करेंगे तो 1 ग्राम पर सीसी पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। ठीक। क्यों? 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं? कुछ आंकड़ा। कितने? 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻6। आज आप बहुत खास मूड में हैं। इसके पहले आप ये बता चुके हैं। और बेटा ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, पेरेंट्स तो पहुंचने जा रहा है। हाँ। हाँ, और 1 लीटर में 10⁻6 सीसी आपने बताया है। हाँ सर, कितना होगा? एक और जवाब आया 10⁻⁴। ये इनको यूएस जाना है, ये यूएस से ग्रेजुएशन करें। हम सरेंडर कर दें। हम नहीं कर, हम आप लोग से एकदम नहीं करवा, हम नहीं करा पाएंगे। चलिए अब हम ये बता देते हैं, खुश रहिए। 1 लीटर में 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर हो। ठीक। 1 लीटर में 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होगा? हाँ कुशाल, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000। तो 1000 ml में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। हम्म। तो 1 ml में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर? वाह,
अब लग रहा कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। 1000 ml बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 ml बराबर 1 क्यूबिक, इसको बेटा याद कर लो, काम आएगा बुढ़ापे में। ठीक, चलिए, तो 250 ml में 250 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, अभी आप लोगों ने निकाला है। ठीक, और डेंसिटी भी मालूम है आपको, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 250 ml वाटर का वेट कितना होगा? 250 ग्राम। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा, अब हंसी मजाक हो गया, थोड़ा सा सीरियस। सीरियस क्या, आप लोग जवाब ही ऐसा देंगे। 1 मोल वाटर का वेट कितना होगा? 18 ग्राम। तो 250 ग्राम में कितने मोल होंगे? 250 × 18। हाँ, तुमको जो बोलना है बोलो। हाँ, तुम्हारे फादर केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, तुम नहीं बताओगे तो कौन करेगा? हाँ, 1 मोल 18 ग्राम, तो 250 ग्राम में कितने मोल? अभी तो बोल रहे थे मल्टीप्लाइड बाई 18। हाँ, कौन बोल रहा था? अच्छा, बगल वाला बोल रहा था। सब लोग तुमको बदनाम करते हैं। अच्छा, ये कितना आएगा? कितना आएगा ये? जितना भी है। ठीक, इतने मोल हो गया। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, एक H2O में, एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक आंसर आ गया, 8। हाँ, हाँ, बहुत मुश्किल सवाल हो गया, 8। हाँ। हम्म, हाँ, 8 सब लोग, आप एक, दो आंसर आ गए, एक आगे 8 आ गया है, कुछ लोगों का, कुछ लोगों का 10 आएगा। जिसको चेंज करना अभी भी चेंज कर ले। कुछ लोग 10 पे अडिग है, वो चेंज नहीं करने जा रहे हैं। 8 वाले अपने में अडिग है। हम्म, हाइड्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 में कितने होंगे? ऑक्सीजन में कितने होते हैं? तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये क्या गया? ठीक, तो कितने हो गए? एक में, एक मॉलिक्यूल में 10। हम्म, जी, तो इतने हो गए। अब इसका कैलकुलेशन करना है, सीधे 6 3 कर दीजिए, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक, क्योंकि इतनी पावर में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। 10⁻24 हो गया, और 250/3 करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 13। 250 में 3 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। 250 में 3 से करेंगे, आप कॉपी पेंसिल लेके कर रहे हैं, वाह। ठीक, तो साइंटिफिक उसमें लिखेंगे तो ये 8.33 इंटू 10⁻25। ये क्या, ये क्या निकाला हम लोगों ने?
इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, क्योंकि H2 वो न्यूट्रल है। हो गया, कोई दिक्कत इसमें? ये आप लोगों ने किया ही हुआ, दिस इज कूलम्ब्स लॉ, जैसे न्यूटन्स लॉ था, इनवर्स स्क्वायर डिस्टेंस, यही पूरी खोज है। ठीक, तो जैसे वहां पे वो ये जो ये है, ये हम लोग का कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁻⁹। ठीक, अच्छा, 9 × 10⁻⁹। और अगर इस पूरे की आपको मतलब क्योंकि एप्सिलॉन 0 नीचे गया है, इसलिए हम लोग इसकी हम लोग डायमेंशन हम लोग अलग से देख लेते हैं। इसकी यूनिट यूनिट निकालनी होंगे तो ये इधर चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा, तो ये कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी इन्होंने दी हुई है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये कूलम्ब्स लॉ है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वैल्यू बहुत ज्यादा है, खास करके अगर आप ग्रेविटेशन से इसको आप कवर करेंगे तो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। वहां पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ करता था वो हम लोग का 6.67 × 10⁻⁻, कितना था? -11। ठीक है, 20 गुना बड़ा, 10⁻20 तो यहीं पे हो गया। उसके बाद फिर चार्जेस में और इलेक्ट्रॉन के मास भी बहुत ज्यादा फर्क है, तो और ज्यादा हो जाता है, लगभग काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सामने निग्लिजिबल हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके सामने निग्लिजिबल हो जाता है। दो, इसके पहले वाला पेज, क्या चीज? इलेक्ट्रॉन, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज देयर। अच्छा, चार्ज चार्ज पूछा था हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था हम लोगों ने। हाँ, तो हम लोग नंबर ऑफ चार्जेस हम लोग वो निकाल दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्जेस में इसको हम लोग को इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 से हम लोग मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, तो हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के कितना हम लोग को लगभग आ जाएगा, 1.6 से हम लोग करेंगे तो ये तो पावर कम हो जाएगी, 10⁻25 × 10⁻6 हो गई, और ये 8 का लगभग 1.5 गुना, 12-13 के आसपास आ जाएगा, 13 × 10⁻6 कूलम। ठीक, कुल इतना चार्ज है, तो इतना ही निगेटिव चार्ज है, इतना ही पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? यहाँ पे हम लोग बात करें, ये कूलम्ब्स लॉ पे हम लोग बात करें तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि 1/r² आ रहा है, तो 1/r² पे जो न्यूटन ने पूरा काम किया हुआ था आप लोगों ने दिखाई, तो पूरा ग्राफ बन जाता है, दूरी जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उसके स्क्वायर से कमी आती चली जाएगी। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हम लोग ने यहाँ पे क्यों लिया हुआ है, सीधे सीधे हम लोग उसको कांस्टेंट के भी लिख सकते थे और ये वैल्यू कर देते, लेकिन आप लोग ने पढ़ाई हुआ है। बाद में जब हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन 0 से मतलब रहेगा। ठीक, ये एप्सिलॉन 0 हम लोग को अलग से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वहां पे हम k/4 पाई लिखते तो हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि जीवन में डेली आपका कैपेसिटेंस से काम पड़ता है, कैपेसिटेंस तो हर चीज में लगा होता है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हर एक में कैपेसिटेंस लगा रहता है। हम्म, ये एक न्यूमेरिकल, ये भी एनसीईआरटी में आप लोग को दिया हुआ है। कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equals to Q at the vertex of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q
with the same sign as q placed at the centroid of the triangle as shown in figure 120. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रॉयड है, तो बीचों बीच में होगा, इसमें कोई समझ में आप एकदम बढ़िया से, और सेंट्रॉयड जो है वो 2:1 के रेशियो में हो, ठीक। और एक सर्किल अगर हम लोग खींचे तो वो इन तीनों से होता हो जाएगा। तो ये उस सर्किल का जो आउटर सर्किल होगा उसका, उसके लिए ये सब रेडियस का भी काम कर देगा, ठीक। निकालना आप लोगों को आता है ये सेंट्रॉयड। हम लोग को यहाँ पे ये एल एल दूरी है, तो ये दूरी कितनी होगी ये हम लोग को निकालना है। ये पूरी दूरी कितनी होगी किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में? कुछ चीजें एकदम आप लोग को मुंह जुबानी होनी चाहिए, बार हर बार निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा L√3/2, ठीक। ये वाली चीज फिर पाइथागोरस हम लोग निकाल लेते हैं। ये L है, ये L/2 है, तो L² बराबर L/2 का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ अगर D थी तो D², तो L² माइनस L²/4 इक्वल टू D², तो 3L²/4 इक्वल टू D², तो D बराबर अंडर रूट, ठीक। तो L√3/2। ये हम लोग ने क्या निकाला है, ये जो मीडियन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये बीचों बीच में ही है, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो परपेंडिकुलर होता है, दोनों साइड बराबर होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। और ये 2:1 के रेशियो में है, तो ये वाला पोर्शन 2 है, ये वाला पोर्शन 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? इंटू 2/3, 2:1 के रेशियो में है, तो ये 2/3 हो जाएगी। बाय वन को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया? ये आपका आ गया L/√3। हम L/√3 इसलिए यहाँ पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं, L/√3 नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग को स्क्वायर करना है, तो इसलिए स्क्वायर में हम लोग का ये नीचे का अंडर रूट हम लोग का गैप हो जाएगा। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लग रहा है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इधर की, ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में भी जो टेस्ट चार्ज रखा है वो भी हम लोग का पॉजिटिव है, तो सारे फोर्सेस अवेक लगेंगे, ठीक। तो ये तीन फोर्सेस लग गए, क्योंकि ये तीनों चार्जेस बराबर हैं, तो हर एक के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हम लोग का सेम फोर्स लगेगा, 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस भी सब में कॉमन है, ठीक। सभी मीडियम हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वो हम लोग की सारी डिस्टेंस कितनी हम लोग की हो जाएंगे? L²/3, 3 ऊपर चला जाएगा, इसी का स्क्वायर करेंगे, नीचे 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता, 3 ऊपर चला गया, सॉरी। यहां तक हम लोग का काम हो गया। अब देखना है कि यहाँ पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स जो है ये सब एडिटिव फोर्स है, तो वेक्टरली सारे फोर्स जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे 3 फोर्स लगे, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, और एक फोर्स ये लगा, तो इस वाले फोर्स के दो फैक्टर, एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, इस वाले फोर्स के भी दो फैक्टर, एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर, ठीक। ये दोनों फैक्टर जो है ये आपस में कैसे हो जाएंगे? सब कुछ बराबर बराबर है, सारे एंगल भी बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल कितना होगा? क्यों? ये सब 60-60 के हैं, हाँ, ये सब 60-60 के हैं, इक्विलेटरल है, तो ये 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 दोनों 30-30 के हो गए, ठीक। इसके सामने वाला एंगल ये है, ठीक। इसके सामने वाला एंगल ये है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा,
ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? ये आपको 120 डिग्री दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आधा वाला मतलब आधा वाला 120 और पूरा वाला 60 है। हाँ, 60 डिग्री, ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल 60 हुआ, तो ये एंगल भी 60 हो गया। ये वाला एंगल आपका 60 हो गया, तो ये वाला फोर्स आपका कितना हुआ? एफ कॉस 60। ये कितना हुआ? ये हुआ एफ साइन 60। ठीक, इसके साथ ये बेस के साथ है, ये परपेंडिकुलर वाला है क्वेश्चन है। तो ये हो गया, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए, 2f cos 60 हम लोग के पास बच गए। इधर की तरफ f फोर्स लगा हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट लगा हुआ है 2f cos 60। तो 2 इंटू एफ cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, कैंसिल हो गया, f फोर्स बचा। तो f ऊपर लग रहा है, f नीचे लग रहा है, तो कुल कितना फोर्स लगा? 0। उन दोनों ने भी आपस में कैंसिल कर दिया। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। क्लियर? क्या इंपॉर्टेंस है? फील्ड का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट रिलेटेड विद द फोर्स। हम लोग को जरूरत क्यों पड़ती है? जब फोर्स हम लोग को डिफाइन था, फोर्स से हम लोग का सारा काम चल जा रहा था, फिर हम लोग ने फील्ड को हम लोग अलग से क्यों लेकर के आए? चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इनकी अपनी एक अलग डेफिनेशंस होती है। एक इनका फिजिकल महत्व है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे अच्छा, हम लोगों ने कोई बात तो करी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ये तुम अच्छा चलो, कोई चार्ज यहाँ पे रखा जाता है, कोई चार्ज यहाँ पे अगर रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ठीक, फील्ड अपने आप बन जाएगी, जैसे ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ तो चारों तरफ बनी हुई है। यहाँ पर अब कोई चार्ज लेकर आएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कोई चार्ज लेकर के आएंगे, तो फील्ड बनी हुई है, तो यहां से एक इंफॉर्मेशन यहां तक आएगी, यहां से एक इंफॉर्मेशन यहां तक आएगी, यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक आएगी, और फिर उसके बाद कि क्या, यहां पे जैसे ही कोई चार्ज रखा जाएगा, ठीक, यहाँ पे फील्ड बनी हुई है, तो जो चार्ज आया है वो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना है कि रिपल्सिव फोर्स लगाना है, कितना फोर्स लगाना है इसकी, और उसी और जिस स्पीड से आएगी, ये सी की स्पीड से आएगी और यहां से वापस जाएगी, और जो भी काम होना है वो हो जाएगा, जैसे कि न्यूरॉन काम करते हैं। ठीक, अभी कल नोबेल प्राइज भी मिला है मेडिसिन का, 2024 का कि न्यूरॉन कैसे काम करते हैं और लाइट की स्पीड से चीजें काम यहाँ पे होती है, तो टाइम आपको मालूम नहीं चलेगा। देखिए, इसके पहले जो आप लोगों ने जो काम किया था, इंस्टेंटेनियसली कोई लग जाएगा, टाइम बहुत कम होगा, ये डी बाई सी के हिसाब से काम काम हो रहा होगा। डी बाई सी, ये डिस्टेंस बहुत कम होगी, सी द स्पीड ऑफ लाइट, तो कितना चल रही है? 2D अपॉन सी, कुछ सेंटीमीटर चलना है, बहुत कम टाइम लगेगा, निकले आप पता भी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता इतना कम टाइम लगेगा। और लाइट की स्पीड आपको मालूम ही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे पूरा जो हम लोग देखते हैं कि जो जैसे ही कोई चीज जैसे ही कोई चीज लाई गई, इतनी देर के बाद होगा, लेकिन कुछ चीजें इंस्टेंटेनियस थी, जैसे वो जो आप लोगों ने 11th में जो आप लोगों ने पढ़ा था, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, वो इंस्टेंटेनियस लगता था। अब की बार कुछ टाइम गैप लग रहा है, दो इट्स निग्लिजिबल, बट इट इज देयर। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? जो नॉर्मल रिएक्शन था, जैसे ही हम कोई चीज रखते हैं, तुरंत जितना रिएक्शन देना है उस बॉडी को वो दे देता है नॉर्मल रिएक्शन, उससे चीज बैलेंस हो जाती है, और जैसे ही हटाते हैं नॉर्मल रिएक्शन गायब हो जाता है। ठीक,
और यहां पर हल्का सा टाइम गैप है। और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी है, उसके भी अपनी एक अलग परिभाषाएं हैं, उसका अपना एक अलग महत्व है, उनकी अपनी एक अलग डायनेमिक्स भी है। बहुत सारी चीजें हम लोग उसके साथ में देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of this centimeter in a uniform electric field of magnitude this। इलेक्ट्रिक फील्ड का शायद कॉन्सेप्ट जिसने भी किया है, जस्ट एक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद नहीं बिल्कुल लौट के कर लेते हैं। ये चार्ज रखा हुआ यहाँ से निकल रही है। ये जो चार्ज है, एक चार्ज की वजह से जो चारों तरफ फील्ड बनी, वहां पे हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, बहुत छोटा सा होता है, ठीक, जो कि डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक। तो जो चार्ज हम लोग लेके आते हैं, जो चार्ज हम लोग लेके आते हैं, वो बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है, प्लस क्यू जीरो रहते हैं, लगभग जीरो की तरफ टेंड करते हो जाता है, विच इज नॉट डिस्टर्बिंग द मेन चार्ज, ठीक। वो मेन चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करता। और तो यूनिट चार्ज को लाने पर कितना फोर्स लगेगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि हर जगह पे अलग होता है, हर हर डिस्टेंस पे अलग अलग होता है, हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। कोई वेवफ्रंट बन रहा है तो सारी चीजें सेम डिस्टेंस पे है तो बात अलग है, कोई स्फीयर बन गया है, कुछ बन गया है। अदरवाइज जितना ज्यादा डिस्टेंस वेरी कर रही होगी, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वेरी कर रही होगी। ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होती चली जा रही है। रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, वहां पे स्ट्रॉन्ग है, जहां पे दूर दूर है, वहां पे कम है। इस फील्ड लाइन पे हम जैसे ही कोई चार्ज रखेंगे तो ये उस तरफ ये चला जाएगा, उसके ऊपर जो भी होना है। अगर निगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मान लिया पॉजिटिव रखा हुआ है, इधर ही दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इसका मतलब यहाँ पे तो ये चार्ज पॉजिटिव रहा होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अगर निगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि Q इज लेस देन जीरो, ये निगेटिव चार्ज अगर है, तो सारी फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही होती है, पॉजिटिव है तो बाहर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी, कभी कट नहीं करेगी, क्योंकि अगर कट करेंगी तो जो चार्ज है उसके सामने दो ऑप्शन हो जाएंगे कि वो किस तरफ जाए, इधर जाए कि उधर जाए, इसलिए कभी भी नहीं करती हैं। नीदर दे मेक द क्लोज्ड लूप। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्लोज लूप है, तो यहाँ पे तो दो चार्जेस भी, प्लस भी है माइनस भी, ठीक। तो ये क्लोज लूप यहाँ पे दूसरी वजह, इस वजह से बना है, सिंगल चार्ज की वजह से नहीं बने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये है दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग अगले वाले चैप्टर में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, बिना ब्रेक हुए। Field lines start from positive charges and end at negative charges. If there is a single charge, they may start or end at infinity. वो लगातार चलती जाएंगी, दो इट विल बी वेरी वीक आफ्टर सम टाइम, वो लगातार वीक होती चली जाएगी डिस्टेंस के हिसाब से। अच्छा, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हम लोग एफ अपॉन क्यू कर देंगे, ये हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। एफ अपॉन क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये कौन सा क्यू है, जिस जिस चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। फोर्स अपॉन फोर्स अपॉन चार्ज, भाई इसमें से एक क्यू गायब है, यहाँ पे पहले हम लोग फोर्स लिखा करते, फोर्स अपॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम, कि एक कूलाम पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, कोई चार्ज हम लेके आए, क्यू वन चार्ज लेके आए, तो वहां पे E इंटू क्यू वन फोर्स लगने लगे। एक न्यूमेरिकल,
An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude this, देखिए न्यूटन पर कूलम. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a portion falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. Contrast the situation that of a free fall under gravity. फिर से सवाल पढ़ लेते हैं. एक इलेक्ट्रॉन है जो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी वो कवर कर रहा है यहाँ पर. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज, एंड अ प्रोटॉन फॉल्स. तो एक बार इलेक्ट्रॉन लिया है, एक बार प्रोटॉन लिया है, और नीचे की तरफ गिरना है. ठीक. तो फील्ड हमारी कैसी होनी चाहिए? फील्ड हमारी कैसी होनी चाहिए? फील्ड हमारी इस तरफ लगनी चाहिए. इधर पॉजिटिव होगा, उधर नेगेटिव होगा, तभी इलेक्ट्रॉन इधर गिरेगा. ये वाली प्लेट इसको, इस इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगी, और ये वाली प्लेट जो इस इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगी. क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो नीचे की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है, और इलेक्ट्रॉन जो है अब ये इस फील्ड की वजह से नीचे आ रहा है. अब ये ग्रेविटी हैज प्ले नो रोल. द लास्ट हम लोग देखेंगे कि उसने इन दोनों में कैसे कुछ कंपेयर भी किया जा सकता है. अब क्या दिया हुआ है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम दी हुई है. इसमें हमने इलेक्ट्रॉन से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. ये हमको क्या मिल गया? ये हमने कह दिया E × Q कर दिया, तो हमको ये फोर्स मिल गया, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है. ठीक. इसी फोर्स की वजह से वो नीचे गिरेगी. अच्छा, अब हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं कि उस फोर्स की वजह से कितना एक्सीलरेशन लगेगा. तो इस पूरी चीज को अगर हम लोग ये ए निकाल, हम लोग अगर एम से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास से 9.1 इंटू 10⁻³ से डिवाइड कर दे, तो हम लोग का एक्सीलरेशन मिल गया. एक्सीलरेशन मिल गया. स्टार्टिंग में स्पीड हम लोग की 0 थी. ठीक. डिस्टेंस मालूम है, टाइम पूछा है, कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है ना. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड trans with distance of this, keeping its magnitude. Compute the time. टाइम ही निकालना है. ठीक है, टाइम ही निकालना है. तो हम लोग S बराबर ut प्लस हाफ AT² हम लोग लगा देंगे. ठीक. u हम लोग का 0 है, तो टाइम कितना हो गया? 2 इधर चला गया, 2S/a √. ठीक. अच्छा, ये हम लोग को दूरी दी हुई है 1.5. ठीक. लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको हम लोग ने मीटर में बदल दिया. एक्सीलरेशन ए अभी हम लोग ने पूरा भी लिखा हुआ है. ठीक. तो ये यहाँ पे आ जाएगा. हम लोग यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में कैलकुलेट करें, बाद में करते हैं. 2 × 10⁻⁴ 1.6 1.6 10⁻⁻19. और जो ये वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे आ रहा था, तो ये हम लोग का ऊपर चला गया, इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31. कोई दिक्कत? तो ये 2 से 2 कट गया. 1.5 और 1.6 लगभग बराबर है, इसको उन्होंने काट दिया. ठीक. 1.5 थोड़ा सा कम है, ये ज्यादा है, ये भी थोड़ा सा हल्का ज्यादा है, तो उसको उन्होंने 9 मान लिया. तो 9 मान लिया, तो बाहर हम लोगों का 3 आ गया. अब सिर्फ पावर रह गई. तो पावर कितनी? 10⁻⁻2 -31 19 और 4. हाँ, कितना होगा? सॉरी, 19 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? और 31 में से, हाँ, तो ये कितना हुआ? -15. ऊपर जाएगा +15 हो जाएगा.
तो -31 + 15 कितना हुआ? -16, और -16 और -2 -18, अंडर रूट लेना है, तो 10⁻⁻⁹ इतना सेकंड लगेगा, नैनो सेकंड लग रहा। ठीक। प्रोटॉन के लिए अस्तित्व कह रहे हैं कि हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मास बदल जाएगा, बस बाकी सारी चीजें ऐसी ही रहेगी। आप लोग घबरा रहे हैं। बंद किया जाए। हाँ? नहीं बेटा, देखिए एक दिन में एक चैप्टर तो हो नहीं पाएगा, जो एक आइडिया तो हर चैप्टर कम से कम 2 दिन तो हम लोग को लगेगा ही लगेगा। तो वो भी बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा, आप लोग के जितने भी है बुक है, ये एक एक महीने में हम लोग पूरा कोर्स हम लोग खत्म कर लेंगे। क्विक रिवीजन, न्यूमेरिकल हम लोग सारे कर लेंगे जो एक्सरसाइजेस है, ठीक है, और थ्योरी आप लोग के सामने पूरी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब की बार एक ही जगह हम लोग ने यहाँ पर बाकी सारी चीजें हैं कि प्रोटॉन का मास कितना है, अब प्रोटॉन का मास बता दीजिए। बैठ तो जाई तो सोने लगे हैं। हाँ, 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 हम्म, ठीक है ना ये? हाँ, अच्छा। और टाइम हम लोग को निकालना था, तो कितना आ जाएगा? 2 × 1.5 × 10⁻², ये ऊपर वाली सारी चीजें नीचे रहेंगी। 2 × 10⁻⁴ × 1.6 10⁻⁻19, और ये ऊपर चला गया मास 1.6 × 10⁻⁻27। ठीक है, वो मास यहाँ पे था तो वो ऊपर चला गया। 1.6 आपस में कट गया, गुड, दो भी कट गया। अब आपका 1.5 बचा, फिर झंझट फंसेगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? हाँ, कितना होगा? शॉर्ट तिवारी बताए भाई। हाँ, 1.5 का स्क्वायर रूट कितना बता रहे हैं? हाँ, 1.24। 12 का कितना होता है? 1.44। 1.2 का 1.44 होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। 1.2 थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 2 कर दीजिए, 2 2 2 3 कुछ भी कर दीजिए अपने अंदाज से। और यहाँ पे और पावर कितनी आ गई? ये तो 15 हो गया, 10⁻⁻15 ऊपर गया। 27 में से 15 गया, 12 बचा। 12 में 2 जुड़ गया, 14 हुआ। अंडर रूट लिया तो 10⁻⁻7 सेकेंड। ठीक, थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। 12.2 × 10⁻⁻6, तो ये 12 माइक्रो सेकेंड लगा। पिछली बार नैनो सेकेंड लगा था, फिर 12 माइक्रो सेकेंड लगा। हम्म, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या कह रहे हो बेटा? बहुत लंबा भी हो रहा है, तो हमें लगता है कि एक क्लास और हम लोग इसकी मैनेज कर लें, जिसमें हम लोग डाइपोल और गॉस, ये दोनों हम लोग कल हम लोग बात कर लेते हैं। डाइपोल गॉस, उसके बाद कोशिश करेंगे कि कल ही कुछ न्यूमेरिकल कर ले, अगर टाइम रहेगा तो, और वरना एक न्यू जो भी एक्सरसाइज उसके लिए हम एक क्लास और ले लेंगे।